नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित अध्याय छोटा जादूगर पर बातचीत करने जा रहे हैं। ये एक नाटक है और नाटक और कहानी में जो बेसिक डिफरेंस होता है या जो मुख्य अंतर होता है वो ये है कि कहानी को जब हम डायलॉग्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको स्टेज पर जब हम उसको एक्ट करते हैं तो वो नाटक बन जाता है। यानी कि नाटक के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उनमें मुख्य बातें हैं। एक तो उसमें कैरेक्टर जो है वो होने चाहिए, कैरेक्टर्स के साथ उसमें डायलॉग्स होने चाहिए, और तीसरी बात उसमें एक सीन क्रिएट किया जाता है, और चौथी और महत्वपूर्ण बात कि जो कैरेक्टर उसमें हैं वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग या उस कहानी की डिमांड के अकॉर्डिंग उनका मेकअप और ड्रेसअप वगैरह सब कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहानी और नाटक को बेसिकली अलग करती हैं। ये जो नाटक हम पढ़ने जा रहे हैं छोटा जादूगर, ये एक बच्चे के जीवन की कहानी है जो कि जादू का खेल दिखाता है। उसके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि उसे छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि छोटी उम्र में अगर बच्चा काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, जो उसका मूल अधिकार है, तो उसे हम बाल श्रम कहते हैं। और ये एक ऐसी समस्या है जो आज भी हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे बच्चे इस समस्या से ग्रस्त हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते और छोटी उम्र में ही काम करने लग जाते हैं। लेकिन उस बाल श्रम के पीछे कई सारी कहानियाँ होती है, कई सारी परिस्थितियाँ होती है। उन परिस्थितियों को जाने और समझे बिना हम उस समस्या की तह तक नहीं पहुंच सकते और उसे दूर नहीं कर सकते। तो ये जो छोटा जादूगर नाटक है, इसमें हम ये देखेंगे कि एक बच्चा किस तरह से अपने जीवन की उन सारी समस्याओं से डील करता है, उनसे स्ट्रगल करता है और ओवरकम करता है। और जैसे जैसे वो उन समस्याओं से गुजरता जाता है, उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। बच्चों, हम सभी ये जानते हैं कि जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे तब तक हमें हाथ पैर चलाना और तैरना नहीं आ सकता। ये वो चीज़ें हैं, ये वो गुण हैं, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में तभी आती हैं जब हम किसी परिस्थिति को फेस करते हैं। और आजकल जैसा कि हम सभी देखते हैं कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमेशा सरल चीज़ें उनको मिलें या हमेशा उनके जीवन में सब कुछ ठीक रहे, कुछ भी उनके जीवन में क्रिटिकल ना हो या मुश्किलें ना आए। पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं मिलें, उन्हें कहीं कोई परेशानी ना हो। वो जो सोचे हैं उसके सोचने से पहले ही उनके सामने वो सारी सुविधाएं ला दी जाएं। और इसके अलावा बच्चे भी ये सोचते हैं कि हम हमेशा सरल रास्ता चुनें, कभी भी मुश्किल और मेहनत वाला रास्ता वो चुनना नहीं चाहते। तो ये नाटक हमें बहुत कुछ ये सिखाता है कि जब हम किसी विपरीत परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में डिसीजन मेकिंग डेवलप होता है, हमारे अंदर पेशेंस आ जाता है, हमारे अंदर हमारा जो एंगर है वो कम होने लगता है, हम कूल हो जाते हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। कुल मिलाकर के हमारी जो हमारे अंदर जो गुण हैं जो अब तक छिपे हुए थे वो उन परिस्थितियों में सामने आते हैं। तो ये सारे उद्देश्य जो हैं, ये सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो हमें जब हम विपरीत परिस्थितियों को फेस करते तो हमारे अंदर डेवलप होती है। जब हम इस नाटक के बारे में बात करेंगे तो मैं कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस नाटक की कहानी, जो कि एक कार्निवल से शुरू होती है और एक छोटी सी झोपड़ी में जाके ख़त्म होती है। इसमें अलग अलग सीन हैं और उन अलग अलग सीन में, दृश्यों में जो है, जो इस कहानी के किरदार हैं वो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो 4 हैं। 2 मुख्य किरदार हैं जिसमें है जयशंकर, जो कि इस कहानी का लेखक भी है, नाटक का लेखक भी है, और दूसरा है छोटा जादूगर, जिसका नाम ही छोटा जादूगर है। उसका नाम, मूल नाम किसी को नहीं पता, वो अपने आप को छोटा जादूगर ही कहलाना पसंद करता है। इसमें 2 और किरदार हैं जो कुछ एक सीन में आते हैं और चले जाते हैं, मतलब उनकी बहुत कम समय के लिए उपस्थिति होती है, बहुत कम उनके डायलॉग्स होते हैं। उसमें है जयशंकर की पत्नी जो एक सीन में है और जिसके थोड़े बहुत डायलॉग इस नाटक में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और दूसरा कैरेक्टर है जो मूक है, यानी जिसके कोई डायलॉग नहीं है, और वो है छोटा जादूगर की माँ, लेकिन उसकी उपस्थिति इस कहानी में आपको, इस नाटक में आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये नाटक शुरू होता है। इसमें 3 दृश्य हैं। पहले दृश्य में आप देखेंगे कि कार्निवल का सीन है, एक मेले का दृश्य है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेले में क्या होता है,
बहुत सारे झूले होते हैं, खिलौनों की दुकानें होती है, खाने पीने वाले जिस चीज़ों की दुकानें होती हैं बहुत सारी, और बहुत सारे मनोरंजन के वहाँ पर साधन होते हैं। तो ऐसा ही एक मेला है और उस मेले में जयशंकर घूम रहे हैं। घूमते घूमते वहाँ उन्हें एक बालक दिखाई देता है। वो बालक भी उस मेले को घूम घूम कर उसका आनंद ले रहा है। हर जगह पर वो जाता है और वहाँ पर सारी स्टॉल्स जो हैं उनको देखता है। बच्चा कभी कभी खिलौनों की तरफ आकर्षित होता है, कभी खाने पीने की चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है, लेकिन वो बच्चा कुछ भी एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है। तो उसका कारण क्या है? या तो उसके पास पैसे नहीं है या वो करना नहीं चाहता। इसका रीज़न आपको बाद में पता चलेगा जब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो जब जयशंकर उस बच्चे से मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि तुम्हें इस मेले में क्या क्या तुमने देखा। तो लड़का बताता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखी, खिलौने वाले की दुकानें, वहाँ चूड़ी फेंक करके जो है एक खिलौने पर निशाना लगाया जाता है, और ये जो इसमें उस दुकान में तीर से नंबर देते हैं, उस पर छेद मारते हैं, नहीं तीर मारते हैं और उससे नंबर को पंच करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग दुकानों के बारे में वो बच्चा उस जयशंकर को बताता है। तब जयशंकर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा खेल अच्छा लगा, ताश का खेल अच्छा लगा या खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगा, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो वो लड़का बोलता है मुझे सबसे अच्छा लगा खिलौनों पर निशाना लगाना। उसका कारण भी आपको बाद में पता चलेगा कि वो बच्चे को खिलौनों पर निशाना लगाना क्यों अच्छा लगता है, वो उससे क्या करना चाहता है। फिर दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जयशंकर उनसे पूछते हैं कि वो जो जहाँ पर्दा लगा हुआ है तुमने उस जगह को देखा है, वहाँ क्या है? तो लड़का बोलता है मैंने दूर से वो देखा है, वहाँ टिकट मिल रहे हैं, वहाँ कुछ है पीछे। और दोनों वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जयशंकर उसे शरबत वाले की दुकान पर ले जाता है। वहाँ पर वो लोग शरबत पीते हैं और शरबत पीते पीते जयशंकर उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है। तो वो अपने माता और पिता के बारे में बताता है कि पिताजी जो हैं वो जेल में हैं, क्योंकि वो आज़ादी के आंदोलन में एक कार्यकर्ता के रूप में भाग ले रहे थे, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है। और मेरी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी है, बीमार है, वो घर में है। तो इस तरह से वो अपने घर के लोगों के बारे में बताता है। और वो ये भी कहता है कि मैं जब लेखक उससे पूछते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम यहाँ मेले में क्या कर रहे हो, तो वो बड़े ही मतलब एक रुआंसा सा हो जाता है, उसके चेहरे पर रोने जैसी उसकी शक्ल हो जाती है। और वो बताता है कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ पैसे कमाने आया हूँ, और ये पैसे कमाने के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी माँ के लिए उस पैसे से कुछ पथ्य खरीद सकूं। पथ्य कहते हैं बीमार व्यक्ति को जो हल्का फुल्का भोजन दिया जाता है, उसको पथ्य कहते हैं। तो वो कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए पथ्य ले जा सकूं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और बजाय शरबत पिलाने के अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे मेरा खेल देख करके, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी, मेरी मदद हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर वो बच्चा मदद के रूप में, सहायता के रूप में जो पैसे मांग रहा है वो एक दान के रूप में नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है मेरा खेल देखिए, और उसके बाद आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मुझे यहाँ एंजॉय नहीं करना, मैं यहाँ शरबत पीने और खेलने नहीं आया, मैं यहाँ पर कुछ पैसे कमाने आया हूँ। और ये जब इस तरह से दोनों बात करते हैं तो जो लड़का है वो कहता है कि अगर मेरी माँ बीमार नहीं होती तो मैं जो है सच कहता हूँ मैं यहाँ से चला गया होता। और इस तरह से वो अपने पिताजी के बारे में सोचता है और वो बताता है कि मैं अपनी माँ का पेट भर सकूँ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूँ, इसलिए मैं इस मेले में आया हूँ। इस तरह से दोनों की बातचीत होती है और दोनों खिलौने वाले की दुकान पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो लड़का बहुत सारे खिलौनों पर निशाना लगाता है और ढेर सारे खिलौने जीत लेता है। उसके बाद उसके सामने ये समस्या आती है कि मैं इन सारे खिलौनों को कैसे लेकर जाऊँगा। तो जयशंकर उनको एक रुमाल देते हैं और उस रुमाल में वो सारे खिलौने बांध लेता है और बांधकर वो चला जाता है। तो जयशंकर सोचते हैं कि देखिए कितना स्वार्थी ये बच्चा है, इसने मेरे साथ यहाँ पे आया, हमने बहुत सारे खिलौने जीते इनाम के रूप में और मैंने रुमाल दिया और ये तो उसको लेके चला गया। इसने तो पलटकर एक बार भी नहीं देखा, इसने तो अपनी आंखें बदल ली, यानी कि ये तो इसने तो मुझे यूज़ किया एक तरह से। और ये बात सोचते सोचते जयशंकर जो है उस बात को भूल जाते हैं। उसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होता है कहानी का, और उस दूसरे दृश्य में कलकत्ता का एक बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पर जयशंकर अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए आए हुए हैं। वहाँ पर वो लोग बैठ करके कुछ जलपान वगैरह कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं बैठ करके। और इतने में ही एक लड़का जो है वहाँ पर अपने खिलौने लेकर आता है कि खिलौने वाला खिलौने, मेरा खेल देख लो।
छोटा जादूगर, इस तरह से आवाज़ लगाता हुआ बच्चा आता है और ये वही बच्चा है जो उन्हें मेले में मिला था। तो जयशंकर जो है उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जयशंकर की पत्नी उस बच्चे को अपने पास बुलाती है और कहती है कि हमें तुम्हारा खेल देखना है, तुम खेल दिखाओ। तो वो जो लड़का है एक साफ़ कपड़ा वहाँ पर बिछाता है और उसके मंच की तरह उसे बना लेता है और वहाँ पर अपने खिलौनों से वो खेल दिखाने लगता है। जयशंकर की पत्नी उस खेल वाले लड़के के उस खेल से बड़ी खुश होती है और उसे इनाम के रूप में 1 रुपया जो है निकाल कर देती है और उससे पूछती है कि तुम इस रुपए का क्या करोगे। वो रुपया मिलते ही वो लड़का खुशी से उछल पड़ता है, बहुत खुशी होती है उसको, जिससे लगता है बहुत बड़ी चीज़ मुझे मिल गई है। और फिर वो बताता है कि पहले तो मैं पेट भरकर पकौड़ियाँ खाऊंगा और फिर उसके बाद अपनी माँ के लिए एक सूती कंबल खरीदूंगा, क्योंकि मेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, वो बहुत बीमार है। इस तरह से कह करके वो लड़का जो है वहाँ से चला जाता है। बाद में जयशंकर और उनकी पत्नी के बीच में बातचीत होती है। जयशंकर कहते हैं कि तुमने उसको रुपया क्यों दे दिया, क्योंकि उनका जो पिछला अनुभव था उस लड़के के साथ वो ऐसा ही था कि उन्होंने उसकी मदद की और वो उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इसलिए जयशंकर सोचते हैं कि तुम्हें उसको रुपया नहीं देना चाहते, बहुत ज़्यादा हो गया है ये। तो जयशंकर की पत्नी उन्हें बोलती है कि तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है, उस बच्चे ने इतना अच्छा खेल दिखाया इसलिए मैंने उसको 1 रुपया दे दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। तो इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत होती है और दोनों अपने घर को चले जाते हैं। शाम हो जाती है, सामान समेटकर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। तीसरा दृश्य शुरू होता है और तीसरे दृश्य में क्या है, एक सड़क के किनारे एक झोंपड़ी बनी हुई है और उस झोंपड़ी के बाहर एक लड़का जो है खड़ा होकर के अपना खेल दिखा रहा है और वहाँ से जयशंकर अपनी कार में निकलते हैं और अचानक उस लड़के को देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर वो वहाँ रुकते हैं और उसका खेल देखने लगते हैं। खेल ख़त्म होने के बाद में वो उस बच्चे से बात करते हैं कि ये वही बच्चा था जो उसे कॉर्निवल में मिला था, उसके बाद बॉटनिकल गार्डन में मिला था। और उस बच्चे को बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ किस लिए यहाँ पर आए हो सड़क के किनारे खड़े होकर। तो वो बताता है कि यहाँ जो है मेरी माँ रहती है इस झोंपड़ी में और उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, इसलिए वो घर पर ही है और वो बहुत बीमार है। और इस तरह से झोंपड़ी के अंदर जब जयशंकर झांक करके देखते हैं तो देखते हैं कि टूटी सी एक चारपाई है जिसमें चिथड़ों में लिपटी हुई एक औरत कांप रही है ठंड के मारे और छोटा जादूगर उसके ऊपर कंबल उड़ाता है, उसे माँ माँ कहते हुए उसे लिपट जाता है। और ये दृश्य जयशंकर से देखा नहीं जाता और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तीसरे दृश्य में किसी तरह का कोई ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है, केवल एक सीन क्रिएट किया है लेखक ने ये दिखाने के लिए कि छोटा जादूगर के घर की स्थिति क्या थी। उसके बाद चौथा दृश्य है और इस दृश्य में एक सड़क के किनारे छोटा जादूगर जो है अपना खेल दिखा रहा है और फिर लेखक वहाँ से गुजरते हैं और गुजरते समय वो देख करके रुक जाते हैं। जब उसका खेल समाप्त हो जाता है तो फिर वो उससे पूछते हैं कि आज तुम्हारे खेल में कुछ जान नहीं थी, यानी तुम्हारा जो खेल था वो बड़ा मुझे डल सा लग रहा था। तो वो बच्चा बताता है कि आज मेरी माँ बहुत बीमार है और उसने मुझे सुबह आते समय ये कहा था कि बेटा जल्दी घर आ जाना, क्योंकि मेरा जो है अंतिम समय अब निकट है। तो इसलिए मुझे तो उसके मन में उसकी माँ के लिए ये एक पीड़ा है, एक दर्द है। वो जल्दी से अपने घर जाना चाहता है, लेकिन वो कुछ पैसे भी लेके जाना चाहता है ताकि वो अपनी माँ के लिए कुछ खरीद सके, खाने पीने के लिए, उनकी दवाइयों के लिए। तो जब ये बात जयशंकर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तुम जल्दी से चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। और वो उसे कार में बिठा करके उनके घर लेके आते हैं। पांचवा दृश्य शुरू होता है और इसमें झोंपड़ी का दृश्य, आप देखना कितना आप गहरे तक आपको ये दृश्य अंदर तक आपको छू जाएगा। उस दृश्य में वो देखते हैं कि माँ चारपाई पर लेटी है, छोटा जादूगर जो है दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है। माँ माँ उठो, देखो कौन आया है, माँ माँ उठो, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। इस तरह से वो जोर जोर से अपनी माँ को हिलाता है और माँ जो है धीरे से आंखें खोलकर बेटा बोलने वाली थी, लेकिन बे ही बोल पाती है और पूरा नहीं बोल पाती और उसका हाथ उठता है और फिर नीचे गिर जाता है। इस तरह से छोटा जादूगर जो है वो अपनी माँ से चिपक कर रोने लगता है और बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। और जो जयशंकर है वो उन्हें देख करके उनके मन में इतना ज़्यादा पीड़ा उनको महसूस होती है कि मैं इस बच्चे को कितने समय से देखता आ रहा हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कुछ कर नहीं पाया, इसकी कोई मदद नहीं कर पाया। उनके मन में ग्लानि होती है। उसके बाद क्या होता है ये कहानीकार ने आगे इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ था। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप सोचिएगा कि आगे कहानी में क्या हुआ होगा। आप ये भी सोचिएगा कि इस कहानी का अंत कुछ और भी हो सकता था क्या। अगर जयशंकर उस बच्चे की मदद करते तो कुछ और भी हो सकता था इस कहानी में, या इस कहानी में बीच में कहीं आपको लगता है कि
कहीं जयशंकर की पत्नी जो है उस बच्चे की माँ के पास आती या उनकी मदद करती, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उस बच्चे को मदद मिलती, तो शायद उसकी माँ बच जाती, या इस कहानी का अंत कुछ और भी हो सकता था। ये आपके लिए मैं छोड़ती हूँ, आप सोचिए और इस कहानी के बारे में, और ये ज़रूर सोचिएगा कि ये जो घटना जो छोटा जादूगर के जीवन में घटी है, ऐसी हम अपने आसपास बहुत बार देखते हैं, सुनते हैं और उसको भूल जाते हैं। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि उस व्यक्ति की हम मदद कर सकें। जैसे जयशंकर प्रसाद उसकी मदद नहीं कर पाया और बाद में उन्होंने इस घटना से प्रेरणा देने के लिए लोगों को ये कहानी लिखी, ये नाटक लिखा, तो हमें इस कहानी से कम ये प्रेरणा तो लेनी चाहिए कि जब भी हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी हम मदद कर सकते हैं या जिसे हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में पता नहीं हम उसकी मदद कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, जैसा जयशंकर के साथ हुआ। थैंक यू सो मच। ये कहानी, ये नाटक जो है बहुत ही हमारे अंदर, हमारे मन को झकझोर देने वाला है, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसको कई बार सुनिएगा ताकि आपको भी एक नाटक जो है मेमोराइज़ हो जाए। और एक बार फिर से कहूँगी कि अगर किसी की मदद करने का अवसर आपको मिलता है, ये मौका आपको मिलता है, तो आपको गंवाना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।